हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म लर्न विथ यूके सर। प्यारे साथियों, आज जैसा कि आप लोगों को पता है हम फिजिक्स का चैप्टर डील कर रहे थे। आज उसी का लेक्चर 2 हम लेके आप लोगों के सामने आए हुए हैं। आज हम लोग समतल दर्पण से स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में मैंने प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन और कुछ परावर्तन का नियम भी बता दिया था। तो आज समतल दर्पण से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो कहना है, करत करत अभ्यास थी जन्मते होत सुजान, रसरी आवत जाते हैं सिल पर परत निशान। तो यदि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा तो कुछ भी कठिन नहीं है और इस सब को अच्छे तरीके से डील किया जाएगा। आप लोग इसको रिवाइज करते रहिएगा ताकि अच्छे से याद रहे। यहाँ पे लेक्चर 2 होगा, यहाँ पे 1 कर दिया है। सब मिस्टेक होता है, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। यहाँ पे इसको 2 बना लिया, हो गया। ठीक है, चलिए। हाँ, तो गणेश जी का आशीर्वाद लेके क्लास को स्टार्ट करेंगे। श्री गणेशाय नमः। हाँ, तो आप लोगों के लिए आज का मोटिवेशनल शायरी रहेगा, मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं। मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिलों से कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। मंजिलों से कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। इसके कहने का मतलब है कि मुश्किलें जरूर हैं, यानी जिंदगी में मुश्किल बहुत ज्यादा है, लेकिन रुका नहीं हूं मैं, यानी ठहरा नहीं हूं मैं। मंजिलों से कह दो, मंजिलों से कह दो कि पहुंचा नहीं हूं मैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो हम लोग ये 3 चीज देख लिए थे। प्रकाश क्या है देख लिए थे, प्रकाश का परावर्तन देख लिए थे और प्रकाश के परावर्तन का नियम देख लिए थे। तो आज हम लोग स्टार्ट क्या करने वाले हैं, समतल दर्पण। तो चलिए समतल दर्पण स्टार्ट करते हैं आज। तो समतल दर्पण क्या है, यहां से हम लोग देखेंगे समतल दर्पण क्या है। तो कहता है कि ऐसा दर्पण जिसका तल समतल हो उसे ही समतल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जो एक साइड से पुट्टी किया हुआ हो, एक साइड से पेंट किया हुआ हो और वो स्ट्रेट हो या क्षैतिज हो या रैखिक हो, क्षैतिज हो या ऊर्ध्वाधर हो, उसे ही हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो एक ही ये जैसे लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया और इधर से इसको पॉटी कर दिया, पोटी बोले तो पेंट, ये क्या हो जाएगा आप लोगों का समतल दर्पण। यही समतल दर्पण है। इसको यदि हम लोग डिफिनेशन इसका लिख दें तो डिफिनेशन इसका होगा, ऐसा दर्पण जिसका तल समतल हो, समतल दर्पण कहलाता, सॉरी, हाँ, तो हम लोग अच्छे तरीके से समतल दर्पण को समझ गए कि ऐसा दर्पण जिसका एक तल समतल हो उसे ही समतल दर्पण हम लोग कहेंगे। कि समतल दर्पण कोई बनाने के लिए बोलेगा तो क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर देना है ऐसे या ऐसे, और इसको ऐसे 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 रंग देना है। ये क्या हो जाएगा आप लोगों का समतल दर्पण हो जाएगा। चलिए, एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर मुझे पीछे का समझ में नहीं आया। तो बाबू एक बार और अच्छे से वीडियो को देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। इतना अच्छे तरीके से डील किया गया है, आपको कैसे समझ में नहीं आया ये आपकी मर्जी है, आपकी गलती है। आप अच्छे से देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण, बोले तो स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या है, जब किसी कांच के खोखले गोले को, जब किसी कांच के खोखले गोले को, देखिए हम समझाते हैं व्हाइट बोर्ड में, उसका जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है उसको पढ़ेंगे बाद में, पहले हम समझाएंगे अच्छे तरीके से। तो है क्या, ये जैसे कोई गोला है, क्या है, गोला है, और
इतने भाग को काट के यदि ये भाग काट के हम लोग ले लें तो ये दर्पण हो जाएगा, जिसमें क्या किया होगा, बाहर से पुट्टी किया हुआ होगा, बाहर से रंगा होगा या अंदर से भी रंगा होगा, और ये होगा, सॉरी, ये अंदर से रंगा होगा और ये बाहर से रंगा होगा। ये जो होगा आपका अंदर से रंगा हुआ, उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, बोले तो उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, सॉरी, कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। और जो अंदर से बाहर से पुट किया हुआ होगा, बाहर से रंगाई किया होगा उसको बोले तो अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स समझ गए आप लोग, गोलीय दर्पण भी समझ गए। अब इसका टेक्स्ट क्या है, तो टेक्स्ट में कह रहा है जब किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ पर चांदी का फेरिक ऑक्साइड की पॉलिश या कलाई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। मैंने ऐसा बता दिया, किसी भी चीज से रंगाई किया जाए, ऐसा नहीं है कि फेरिक ऑक्साइड से ही करेंगे या किसी भी चीज से, यहाँ लिख नहीं दिया कलाई कर दिया जाए, एक साइड केवल रंगना है। अब किसी भी चीज से आप रंगिए, भले रंग से रंग दीजिए, उसके आर पार नहीं दिखना चाहिए, बस, दूसरा कुछ नहीं है इसमें। यही है जो मैंने बताया। इसको यहां से काट लिया जाए, यहां से काट लीजिएगा तो दो तरह का मिरर बन जाएगा, एक अंदर से रंगाई किया होगा और एक बाहर से। यही कॉन्केव और कॉन्वेक्स हो जाता। ठीक है, आगे, हाँ, उत्तल दर्पण, कॉन्केव और कॉन्वेक्स, यही जो मैंने उत्तल और तल बताया, इसको टेक्स्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको पढ़िएगा। जिस दर्पण का परावर्तक तल, जिस दर्पण का परावर्तक तल बाहर की तरफ से उभरा हुआ होता है, यानी बाहर की तरफ से पुट किया हुआ होता है, बाहर की तरफ से रंगाई किया हुआ होता है, उसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं, बोले तो कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अवतल दर्पण क्या है, जिस दर्पण का परावर्तक तल, जिस दर्पण का परावर्तक तल अंदर से धंसा हुआ होता है उसको अवतल दर्पण कहते हैं, बोले तो कॉनकेव मिरर कहते हैं, अंदर की तरफ धंसा हुआ। वक्रता केंद्र, ये सब तो पहले हम लोगों को, देखिए ये अवतल दर्पण है। हाँ, तो पहले किरण आलेख हम लोग खींचेंगे तो हम लोगों को चार तरह की पॉइंट आती है, तीन तरह की पॉइंट आती है। पहला आता है सी, जिसको बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर, बोले तो सी। एक आता है फोकस, जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, और जो बीच में होता है इन दर्पणों के यहाँ बीच में यदि किसी को हम बना दे तो उसको पोल कहते हैं, पोल बोले तो ध्रुव कहते हैं। इसी को, जितने तीनों बातों को मैंने बताया, इसी तीन बातों को उधर टेक्स्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है, ताकि आप लोग उसका डिफिनेशन भी याद कर सकें और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सके, अच्छे तरीके से याद रख सके, या कोई पूछे तो अच्छे तरीके से बता सके। इसी के लिए मैंने उधर टेक्स्ट लगा दिया है, लेकिन हम लोग यहाँ पहले समझेंगे, उसके बाद टेक्स्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद सभी का किरण आलेख खींचकर आज क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। अगले क्लास में हम लोग अपवर्तन का क्लास लेके आएंगे, बोले तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अभी हम लोग चल रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो देखिएगा ये आपका क्या है, आप लोगों के सामने आप लोगों को क्या दिख रहा है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स को याद कैसे रखें। सबसे बड़ा सवाल यही होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में सब लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो कॉनकेव को क्या, कौन केव यानी गुफा, तो गुफा में अंदर से जाइएगा कि बाहर से आप जाइएगा, ये हमको बताइए। तो आप लोग अंदर से ना जाइएगा, जिधर से रास्ता होगा, बाहर से तो नहीं आइएगा, गुफा ऐसे बना हुआ है तो इधर से तो नहीं आइएगा, इधर से जाइएगा। तो जब गुफा के अंदर जाया जाएगा तो कॉनकेव, जब गुफा के बाहर आया जाएगा तो कॉन्वेक्स। इतना याद रख रहा है, और कॉनकेव कॉन्वेक्स में कंफ्यूज नहीं होना है। तो कॉनकेव में 3 पॉइंट मैंने बताया था, क्या क्या बताया कि एक हम लोग पहले क्या करेंगे, एक लाइन, सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे, तो कर दिए। यहां पे कोई पॉइंट बन रहा होगा, यहां पे कोई पॉइंट,
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोल, पी से डिनोट करते हैं, इसको लिखिए देते हैं पोल, बोले तो ध्रुव। वही यहाँ पे हम लोग सेम दूरी पे एक पॉइंट बनाएंगे और सेम दूरी पे एक पॉइंट बनाएंगे। क्योंकि देखिए ना, ये गोला कुछ ऐसा होगा, इस प्रकार का कुछ गोला होगा, इसी प्रकार का ना होगा, थोड़ा टेढ़ा बन गया। अच्छा, इसको हम सही ये कर देते हैं, इस प्रकार का कोई गोला होगा, तो इसके जो पॉइंट में होगा उसी को तो सेंटर बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसी को तो बोलते हैं ना। तो इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, बोले तो सेंटर, थोड़ी ना इंग्लिश इसका याद कर लीजिएगा बस, हम लिख देते हैं इसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। ठीक है, और देखिए ये वक्रता केंद्र हो गया, और यहां मैंने क्या पॉइंट बताया, यहां जो वक्रता केंद्र और पोल के बीच जो पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस, बोले तो एप, इसको एप से डिनोट करते हैं, फोकस जो है इसको एप से डिनोट करते हैं। सब जो भी लाइट आएगी वह फोकस से ही होकर गुजरेगी। ऐसा जब हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं तो उसका 4 नियम होता है। 4 नियम कौन कौन सा होता है, जब रे डायग्राम बताएंगे तो अभी अभी ही जस्ट हम आप लोगों को अब उसी पे जाने वाले हैं। तो पहले हम इसको अच्छे से डील करेंगे, उसके बाद रे डायग्राम में चारों फॉर्मूले को बता के, चारों ट्रिक को बता के उसके बाद आगे चलेंगे। तो ये आपका फोकस हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अवतल दर्पण समझ गए, फोकस क्या है, पोल क्या है, ये सब समझ गए। तो इसको ऐसे करते हैं और आप लोग टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, तो वक्रता केंद्र क्या कहता है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, मैंने बताया कि वो गोला होगा, इस गोले का केंद्र ही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ये बात तो मैंने भी बताया कि उस गोले का जो केंद्र होगा वही वक्रता केंद्र कहलाएगा। अब वक्रता त्रिज्या ये तो अभी डील कर देंगे, इसका टेंशन नहीं लेना। वक्रता केंद्र और पोल के बीच जितने भी दूरी होगी, वक्रता केंद्र और पोल, पोल कहाँ बताएं, मिरर के बीच में होगा, जो भी मीटर होगा उसके बीच में, वक्रता केंद्र जिस गोले का भाग होगा उस केंद्र को वक्रता केंद्र, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा इसी को वक्रता त्रिज्या बोलता है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित किरणों परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है अवतल दर्पण में या पीछे बढ़ाए जाने पर मुख्य अक्ष पर मिलती है उत्तल दर्पण में, उस बिंदु को गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ये अभी हम लोग, ये एक क्या होता है, ये एक रूल होता है रे डायग्राम का, यहाँ लिख दिया गया है तो हमने पढ़ दिया, लेकिन ये रूल होता है एक रे डायग्राम का, इसको हम लोगों को वक्रता फोकस का डिफिनेशन के रूप में इसको हम लोगों को याद नहीं रखना होगा, ये एक रूल हो गया। ध्रुव क्या है, पोल क्या है, तो गोलीय दर्पण में परावर्तक तल के मुख्य बिंदु P को ध्रुव कहते हैं। मुख्य अक्ष क्या है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर आने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। जो मैंने लाइन ड्रॉ किया था बीचों बीच, उसी लाइन को मुख्य अक्ष बोले तो प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इन सब को इंग्लिश में अगर डिफाइन करना चाहे तो इसका लिखिएगा वक्रता केंद्र, इसका लिखिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका लिखिएगा मेन फोकस, मेन फोकस, इसका लिखिएगा पोल और इसका लिखिएगा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब रे डायग्राम, किरण आलेख को इंग्लिश में हम लोग रे डायग्राम कहते हैं। तो मैंने बताया कि रे डायग्राम बताने से पहले हम आप लोगों को 4 जो रूल होता है उसको बताएंगे। तो अब पहले रूल समझ लीजिए, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो व्हाइट बोर्ड लेके समझाते हैं। हाँ, तो रूल क्या है, पहला रूल, फर्स्ट रूल, चलिए, नियम
फर्स्ट रूल कहता है कि ये कोई मान लिए अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, इसी पे लेके हम लोग चलेंगे। अब ये एक हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस इस पे ड्रॉ करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे पोल होगा, यहाँ पे कुछ सेंटर ऑफ कर्व मुख्य फोकस होगा, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। यहाँ सी मान लीजिए, एफ मान लीजिए और ये मान लीजिए। तो कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस, यानी ये जो प्रिंसिपल एक्सिस मैंने ड्रॉ किया, इसके समानांतर कोई भी रेखा जो आ रही है, ये सब जो रेखा आ रही है वह टकराकर परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर जो भी रेखा आ रही हो वह परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। फर्स्ट रूल, तो ये फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट रूल इन टेक्स्ट लिखते हैं। रूल फर्स्ट क्या है, जब कोई किरण रेखा मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वह परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरेगी, तो फोकस से होकर गुजरती है। ये पहला रूल कहता है। पहला रूल क्या कहता है, जब कोई किरण रेखा मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई होती प्रतीत होती है या आती है तो वह परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसको याद रखिएगा। अगर चारों रूल आपने अच्छे तरीके से याद कर लिया तो कोई भी रे डायग्राम आपको बनाने के लिए दिया जाए तो आप पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि जो भी रे डायग्राम बनाया जाता है वह रूल के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है। यदि रूल से वंचित हुए तो आपसे फिर रे डायग्राम बनने वाला नहीं है, जीवन में आप नहीं सीख पाइएगा कि रे डायग्राम क्या होता है। चलिए अब बोलिएगा रूल नंबर सेकेंड, यानी बोले तो नियम सेकंड। अवतल दर्पण का यह नियम बता रहे हैं, उत्तल दर्पण में यही नियम चारों काम करता है, लेकिन उसमें क्या होता है, आती हुई प्रतीत हो, उसमें क्या होता है, आती हुई प्रतीत हो। क्लास लंबा हो रहा है तो आज हम लोग रे डायग्राम नहीं करेंगे, केवल इसका रूल तक जानेंगे। रे डायग्राम अगले क्लास में, और अगले क्लास में रिफ्रैक्शन थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए आज बस रूल चारों जान लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो सेकेंड रूल, बोले तो सेकेंड रूल, फिर हम लोग एक कौन सा दर्पण ले रहे हैं, ये याद रखिएगा कि जो बाहर से रंगाई किया गया हो उसको कॉनकेव, जो अंदर से रंगाई किया हो उसको कॉन्वेक्स, जो बाहर से रंगाई किया गया हो उसको अवतल, जो अंदर से रंगाई किया गया हो उसको उत्तल। ये बात बिल्कुल ही याद रखना है, ये बात कभी नहीं भूलना है। यहां से इसको, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, कोई पॉइंट यहाँ पे भी होगा। इसको हम लोग सी बोल देंगे, इसको एफ बोलेंगे, इसको पी बोलेंगे। अब ये क्या कहता है, ये कहता है रूल नंबर सेकेंड,
बोले तो नियम सेकंड। इतना हिंदी आप लोग समझ सकते हैं। ये कह रहा है कि जब कोई किरण रेखा, चलिए नहीं ब्लैक, जब कोई किरण रेखा फोकस से आती हुई प्रतीत होती हो, फोकस से आती हुई प्रतीत होती हो या फोकस से आती हो, तो वह परावर्तन के बाद क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस बोले तो मुख्य अक्ष के समांतर चला जाएगा। ये भी आ रहा है, परावर्तन हुआ, ये भी मुख्य अक्ष के समानांतर चला गया। तो क्या बोल रहा है सेकेंड रूल कि जब कोई किरण रेखा फोकस से आती हो या फोकस से आती हुई प्रतीत होती हो, तो वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है या चली जाती है। तो इसको टेक्स्ट के फॉर्म में लिखते हैं। टेक्स्ट के फॉर्म में हम लोग क्या लिखेंगे कि जब कोई किरण रेखा मुख्य फोकस से आती हो या आती हुई प्रतीत होती हो, तो प्रतीत होती हो तो वह रेखा परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। बोले तो प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर हो जाती है। तो सेकेंड रूल मैंने क्या बताया कि जब कोई रेखा मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हो या आती हो, तो वह परावर्तन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस बोले तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, चलिए रूल नंबर नेक्स्ट रूल थर्ड। आज 4 रूल बताएंगे और उसका भी दो रूल बता, उसका भी यही रूल सेम होता है, लेकिन उसमें एक समझाएंगे, केवल उसमें प्रतीत हुई केवल आ जाता है, क्योंकि उसमें तो इधर कभी भी जिधर से गेट बंद है उधर से तो हम किसी आदमी को नहीं भेज सकते। जैसे मेरे क्लासरूम में आप लोगों को एंट्री करना होगा, तो उधर से यदि हम गेट बंद कर दें और आपको बोला जाए कि उधर से ही आइए, तो आप नहीं आ सकते हैं। आप इधर से आएंगे या उधर से आपका परछाई आ सकता है, आप उधर से आ नहीं सकते हैं। तो इसी प्रकार से यहां भी होता है, सेम कंडीशन जैसे गेट पे लागू होता है यहां भी वही कंडीशन लागू होता है। तो रूल थर्ड समझिए, रूल थर्ड कौन के मिरर के लिए। ठीक है, इसके लिए भी ये भी एक प्रिंसिपल एक्सिस है। ये कोई पॉइंट, ये भी पॉइंट और ये भी पॉइंट, तीनों पॉइंट हो गया। इसको सी बोले, इसको ए बोले, इसको पी बोले। सी बोले सेंटर ऑफ कर्वेचर को, ए बोले फोकस को, पी बोले पोल को। ये थर्ड रूल क्या कहता है कि जब कोई किरण रेखा
कोई किरण रेखा यदि ये जब कोई किरण रेखा सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या करती है, आती है, ठीक है, तो वह पुनः परावर्तन के बाद, जैसे यहां तक ये खींच लीजिए, पुनः परावर्तन के बाद उसी दिशा में, उसके विपरीत दिशा में, उसके विपरीत दिशा में उसी अक्ष के साथ उसी रेखा के विपरीत दिशा में लौट जाती है। जब कोई किरण रेखा सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधे आती है तो परावर्तन के बाद उसी रेखा में लौट जाती है, उसी दिशा में लौट जाती है। तो इसका भी लिखते हैं टेक्स्ट। तो ये रूल थर्ड क्या कहता है, जब कोई किरण रेखा वक्रता केंद्र से आती है तो वह रेखा सीधे उसके विपरीत दिशा में लौट जाती है, ठीक है। जब कोई किरण रेखा वक्रता केंद्र से आती है तो वह रेखा सीधे उसके विपरीत दिशा में, यदि इधर से जा रही होगी तो उधर से लौट आएगी, उधर से आ रही होगी तो इधर से लौट जाएगी। यही बात ये कहता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सबसे मस्त रूल है, सबसे आसान रूल है, सबसे बेहद खूबसूरत रूल है, और ये जो परावर्तन का नियम बताए थे उसके 2 सेकेंड वाले नियम पे आधारित है। ये सबसे आसान है, यदि एक याद हो गया तो वो दोनों याद हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि जो भी पढ़ाया जाए उसको ध्यान से पढ़िए और याद कीजिए। लड़कियों के चक्कर में रहना गंदी बात है। बहुत सारे लड़के हैं जो केवल यहाँ पे आते हैं चैटिंग करने के लिए और चैटिंग करके चले जाते हैं, उनको पढ़ाई से क्या पढ़ाई होता है उनको पता भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं यदि कुछ करना है तो तितलियों का संग छोड़ो और पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। ये लास्ट रूल है आपका, 4th रूल मैंने बता दिया। ये रूल कहता है कि जब कोई किरण रेखा पोल पे आती है तो वह परावर्तन के बाद, जब ये पोल पे आ रही है तो वह परावर्तन के बाद फिर सीधे ऐसे आ जाएगी, ठीक है। और ये दोनों आपस में एंगल I इज इक्वल टू एंगल R बनाती है। क्या कहता है, जब कोई किरण रेखा पोल पे आती है तो वह दोनों आपस में एंगल I इज इक्वल टू एंगल R बनाते हुए पुनः दूसरे दिशा में लौट जाती है, यही कह रहा है। तो इसको टेक्स्ट के फॉर्म में लिख देते हैं हम। जब कोई किरण रेखा पोल बोले तो ध्रुव से आती है तो वह एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, इसको लिख देते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण बनाकर
दूसरे दिशा में लौट जाती। ये आपका कौन सा रूल? फोर्थ रूल, लास्ट रूल, और रूल फोर्थ। यही आपका रूल फोर्थ हो गया, लास्ट रूल हो गया। और हाँ, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के लिए एक मैं समझा देता हूं आप लोगों को। देखिए, एक सेकेंड, ये क्या हो गया? तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैं समझाता हूं क्या, ठीक है? कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऐसे कॉन्वेक्स मिरर बनाइए, ठीक है? इधर से इसको ठीक है रंगाई कीजिए, ठीक है? इधर से रंगाई करना होगा ना जी, कॉन्वेक्स बनाया तो। और ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये उसमें भी आगे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? तो ये पोल होगा इसका। यदि ये खोखले गोले, इस गोले का ये भाग होगा, भाग तो इसी गोले का होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ हो गया विपरीत दिशा में। इसी के बीच कुछ पोल होगा, फोकस सॉरी। और यहां से यहां तक की दूरी को, यहां से ये पोल है ना, पोल से लेकर यहां तक की दूरी को यही कह रहा था आपका क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बोले तो वक्रता त्रिज्या, ये बोल रहा था। तो मान लीजिए जब कोई किरण रेखा तो इधर से आएगी नहीं, क्योंकि इधर से तो रंगाई किया गया है। यदि इधर से रंगाई करके हम किसी रास्ते को बंद कर दिए तो किरण रेखा तो इधर से आएगी नहीं। तो किरण रेखा किधर से आएगी? इधर से, इधर से आएगी। और ये फोकस पे जाएगी नहीं, यदि प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर आ रही तो फोकस पे जाएगी नहीं, लेकिन जाती हुई प्रतीत जरूर होगी। जाएगी नहीं लेकिन जाती हुई प्रतीत जरूर होगी। इसी प्रकार से ये हो गया, फोकस से होकर गुजरेगी। यदि फोकस से कोई आती हुई प्रतीत होती है तो वह प्रिंसिपल एक्सिस के डायरेक्ट समांतर हो जाएगी। यही रूल आप लोगों का ये कहता है, रूल सेम ही है, बस प्रतीत होना। तो ये रूल भी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर देंगे, उसके लिए कोई इशू नहीं है। बशर्ते आप लोग जितना रूल बताएं इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो पॉज कर करके। हम एक बार ये कर देते हैं, एक सेकेंड के लिए स्क्रीनशॉट लेते रहिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। बस यहाँ तक हो गया। अब व्हाइट बोर्ड एग्जिट करते हैं। आ गया आप लोगों का ये। तो किरण आलेख हम क्या बोले, नेक्स्ट क्लास में। किरण आलेख कब चलेगा? तो नेक्स्ट क्लास में। EXTCLASS, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास यानी लेक्चर 3 में डिस्कस करेंगे। सबसे ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, तो अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है हम लोगों को। ये नहीं कि इसके लिए हम लोग कोई अलग से व्यवस्था लाएंगे, बस लेक्चर थोड़ा ज़्यादा होगा और क्या। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद, बाय, टेक केयर एंड बाय। और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, किसी भी चक्कर में नहीं पढ़ना है, पढ़ाई कीजिए अच्छे तरीके से।